हर हर महादेव। चैप्टर अध्याय 4 जलवायु। 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 आप गर्मियों में ज़्यादा पानी पीते हैं। आपके गर्मियों के वस्त्र सर्दियों के वस्त्रों से अलग होते हैं। उत्तरी भारत में आप गर्मियों में हल्के वस्त्र और सर्दियों में ऊनी वस्त्र क्यों पहनते हैं? दक्षिणी भारत में ऊनी वस्त्रों की ज़रूरत नहीं होती। दक्षिणी भारत में ऊनी वस्त्रों की ज़रूरत नहीं होती। उत्तर पूर्वी राज्यों में पहाड़ियों को छोड़कर सर्दियाँ मृदु होती है। उत्तर पूर्वी राज्यों में पहाड़ियों को छोड़कर सर्दियाँ मृदु होती है। विभिन्न ऋतुओं में मौसम की दशाओं में भिन्नता पाई जाती है। विभिन्न ऋतुओं में मौसम की दशाओं में भिन्नता पाई जाती है। यह भिन्नता मौसम के तत्वों तापमान, वायुदाब, पवनों की दिशा एवं गति, आर्द्रता और वर्षण इत्यादि में परिवर्तन से आती है। यह भिन्नता मौसम के तत्वों से तापमान, वायुदाब, पवनों की दिशा, गति, आर्द्रता और वर्षण इत्यादि में परिवर्तन से आती है। यह भिन्नता मौसम के तत्वों तापमान, वायुदाब, पवनों की दिशा, गति, आर्द्रता और वर्षण इत्यादि में परिवर्तन से आती है। मौसम वायुमंडल का क्षणिक अवस्था है, जबकि जलवायु का तात्पर्य अपेक्षाकृत लंबे समय की मौसमी दशाओं के अवसर से होता है। मौसम वायुमंडल की क्षणिक अवस्था है, जबकि जलवायु का तात्पर्य अपेक्षाकृत लंबे समय की मौसमी दशाओं के अवसर से होता है। मौसम जल्दी जल्दी बदलता है, जैसे कि एक दिन में एक सप्ताह में, परंतु जलवायु में बदलाव 50 अथवा इससे भी अधिक वर्षों में आता है। मौसम जल्दी जल्दी बदलता है, जैसे कि एक दिन में या एक सप्ताह में, परंतु जलवायु में बदलाव 50 अथवा इससे भी अधिक वर्षों में आता है। अपनी पहले की कक्षाओं में आप मानसून के बारे में पढ़ चुके हैं। आपको मानसून शब्द का अर्थ भी ज्ञात है। अपनी पहले की कक्षाओं में आप मानसून के बारे में पढ़ चुके हैं। आपको मानसून शब्द का अर्थ भी ज्ञात है। मानसून से अभिप्राय ऐसी जलवायु से है जिसमें ऋतु के अनुसार पवनों की दिशा में उत्क्रमण हो जाती है। मानसून से अभिप्राय ऐसी जलवायु से है जिसमें ऋतु के अनुसार पवनों की दिशा में उत्क्रमण हो जाती है। मानसून से अभिप्राय ऐसी जलवायु से जिसमें ऋतु के अनुसार पवनों की दिशा में उत्क्रमण हो जाती है। भारत की जलवायु उष्ण मानसूनी है, जो दक्षिणी या दक्षिण पूर्वी एशिया में पाई जाती है। भारत की जलवायु उष्ण मानसूनी है, जो दक्षिणी एवं दक्षिण पूर्वी एशिया में पाई जाती है। भारत की जलवायु उष्ण मानसूनी है, जो दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्व एशिया में पाई जाती है। मानसून जलवायु में एकरूपता एवं विविधता। मानसून जलवायु में एकरूपता एवं विविधता। मानसून जलवायु में एकरूपता एवं विविधता। मानसून पवनों की व्यवस्था भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच एकता को बल प्रदान करती है। मानसून पवनों की व्यवस्था भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच एकता को बल प्रदान करती है। मानसून पवनों की व्यवस्था भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच एकता को बल प्रदान करती है। मानसून जलवायु की व्यापक एकता के इस दृष्टिकोण से किसी को भी जलवायु की प्रादेशिक भिन्नताओं की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। मानसून जलवायु की व्यापक एकता के इस दृष्टिकोण से किसी को भी जलवायु की प्रादेशिक भिन्नताओं की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। यही भिन्नता भारत के विभिन्न प्रदेशों के मौसम और जलवायु को एक दूसरे से अलग करती है। यही भिन्नता भारत के विभिन्न प्रदेशों के मौसम और जलवायु को एक दूसरे से अलग करती है। उदाहरण के लिए दक्षिण में केरल तथा तमिलनाडु की जलवायु उत्तर में उत्तर प्रदेश तथा बिहार की जलवायु से अलग है। उदाहरण के लिए दक्षिण में केरल तथा तमिलनाडु की जलवायु उत्तर में उत्तर प्रदेश तथा बिहार की जलवायु से अलग है। फिर भी इन सभी राज्यों की जलवायु मानसून प्रकार की है। भारत की जलवायु में अनेक प्रादेशिक भिन्नताएं, जिनमें पवनों के प्रतिरूप, तापक्रम और वर्षा ऋतुओं की लय तथा आर्द्रता एवं शुष्कता की मात्रा में भिन्नता के रूप में देखा जा सकता है। भारत की जलवायु में अनेक प्रादेशिक भिन्नताएं हैं, जिन्हें पवनों के प्रतिरूप, तापक्रम और वर्षा ऋतुओं की लय तथा आर्द्रता एवं शुष्कता की मात्रा में भिन्नता के रूप में देखा जा सकता है। भारत की जलवायु में अनेक प्रादेशिक भिन्नताएं हैं, जिन्हें पवनों के प्रतिरूप, तापक्रम और वर्षा ऋतुओं की लय तथा आर्द्रता एवं शुष्कता की मात्रा में भिन्नता के रूप में देखा जा सकता है। इन प्रादेशिक विविधताओं का जलवायु के उपवर्गों के रूप में वर्णन किया जा सकता है। इन प्रादेशिक विविधताओं का जलवायु के उपवर्गों के रूप में वर्णन किया जा सकता है। आइए अब हम तापमान, पवनों तथा वर्षा के इन प्रादेशिक विविधताओं का जरा गौर से अवलोकन करें। आइए अब हम तापमान, पवनों तथा वर्षा की इन प्रादेशिक विविधताओं का जरा गौर से अवलोकन करें। गर्मी में पश्चिमी मरुस्थल में तापक्रम कई बार 55 डिग्री सेल्सियस को स्पर्श कर लेता है। गर्मियों में पश्चिमी मरुस्थल में तापक्रम कई बार 55 डिग्री सेल्सियस को स्पर्श कर लेता है, जबकि सर्दियों में लेह के आसपास तापमान -45 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। राजस्थान के चूरू जिले में जून के महीने के किसी एक दिन का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस अथवा इससे अधिक हो जाता है, जबकि उसी दिन अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में तापमान मुश्किल से 19 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता है। राजस्थान के चूरू जिले में जून के महीने के किसी एक दिन का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस अथवा इससे अधिक हो जाता है, जबकि उसी दिन अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में तापमान मुश्किल से 19 डिग्री सेल्सियस तक पहुँचता है। राजस्थान के चूरू जिले में जून के महीने के किसी एक दिन का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस अथवा इससे अधिक हो जाता है, जबकि उसी दिन अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में तापमान मुश्किल से 19 डिग्री सेल्सियस तक पहुँचता है। दिसंबर की किसी रात में जम्मू और कश्मीर के द्रास में रात का तापमान -45 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है, जबकि उसी रात को तिरुवनंतपुरम अथवा चेन्नई में तापमान 20 डिग्री सेल्सियस या 22 डिग्री सेल्सियस रहता है। दिसंबर की किसी रात में जम्मू और कश्मीर के द्रास में रात का तापमान -45 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है, जबकि उसी रात को तिरुवनंतपुरम अथवा चेन्नई में तापमान 20 डिग्री सेल्सियस अथवा या 22 डिग्री सेल्सियस रहता है। उपयुक्त उदाहरण पुष्टि करते हैं कि भारत में एक स्थान से दूसरे स्थान पर तथा एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र के तापमान में ऋतुगत अंतर पाया जाता है।
उपयुक्त उदाहरण पुष्टि करते हैं कि भारत में एक स्थान से दूसरे स्थान पर तथा एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में के तापमान में ऋतुवत अंतर पाया जाता है। इतना ही नहीं, यदि हम किसी एक स्थान का 24 घंटे का तापमान दर्ज करें तो उसमें भी भिन्नताएं कम प्रभावशाली प्रतीत नहीं होती। इतना ही नहीं, यदि हम किसी एक स्थान के 24 घंटे का तापमान दर्ज करें तो उसमें भी भिन्नताएं कम प्रभावशाली प्रतीत नहीं होती। उदाहरणतः केरल और अंडमान द्वीप समूह में दिन और रात के समय तापमान में मुश्किल से 7 या 8 डिग्री सेल्सियस का अंतर पाया जाता है। उदाहरणतः केरल और अंडमान द्वीप समूह में दिन और रात के तापमान में मुश्किल से 7 डिग्री या 8 डिग्री सेल्सियस का अंतर पाया जाता है। किंतु थार मरुस्थल में यदि दिन का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस हो जाता है तो वहाँ रात का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच आ पहुँचता है। किंतु थार मरुस्थल में यदि दिन का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस हो जाता है तो वहाँ रात का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच आ पहुँचता है। आइए अब हम वर्षण की प्रादेशिक विविधताओं को देखें। हिमालय में वर्षण मुख्यतः हिमपात के रूप में होता है, जबकि देश के अन्य भागों में वर्षण जल की बूंदों के रूप में होता है। हिमालय में वर्षण मुख्यतः हिमपात के रूप में होता है, जबकि देश के अन्य भागों में वर्षण जल की बूंदों के रूप में होता है। हिमालय में वर्षण मुख्यतः हिमपात के रूप में होता है, जबकि देश के अन्य भागों में वर्षण जल की बूंदों के रूप में होता है। इसी प्रकार केवल वर्षण के प्रकारों में ही अंतर नहीं बल्कि वर्षण की मात्रा में भी अंतर है। वर्षण की मात्रा में भी अंतर है। मेघालय की खासी पहाड़ियों में स्थित चेरापूंजी और मानसीराम में औसत वार्षिक वर्षा 1080 सेंटीमीटर से ज़्यादा होता है। मेघालय की खासी पहाड़ियों में स्थित चेरापूंजी और मानसीराम में औसत वार्षिक वर्षा 1080 सेंटीमीटर से ज़्यादा होता है। मेघालय की खासी पहाड़ियों में स्थित चेरापूंजी और मानसीराम में औसत वार्षिक वर्षा 1080 सेंटीमीटर से ज़्यादा होता है। इसके विपरीत राजस्थान के जैसलमेर में औसत वार्षिक वर्षा शायद ही 9 सेंटीमीटर से अधिक होती हो। इसके विपरीत राजस्थान के जैसलमेर में औसत वार्षिक वर्षा शायद ही 9 सेंटीमीटर से अधिक होती हो। इसके विपरीत राजस्थान के जैसलमेर में औसत वार्षिक वर्षा शायद ही 9 सेंटीमीटर से अधिक होती हो। मेघालय की गारो पहाड़ियों में स्थित तुरा में एक ही दिन में उतनी वर्षा होती है जितनी जैसलमेर में 10 वर्षों में। मेघालय की गारो पहाड़ियों में स्थित तुरा में एक ही दिन में उतनी वर्षा होती है जितनी जैसलमेर में 10 वर्षों में। मेघालय की गारो पहाड़ियों में स्थित तुरा में एक ही दिन में उतनी वर्षा होती है जितनी जैसलमेर में 10 वर्षों में। उत्तर पश्चिमी हिमालय तथा पश्चिमी मरुस्थल में वार्षिक वर्षा 10 सेंटीमीटर से भी कम होती है, जबकि उत्तर पूर्व स्थित मेघालय में वार्षिक वर्षा 400 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा होती है। उत्तरी पश्चिमी हिमालय तथा पश्चिमी मरुस्थल में वार्षिक वर्षा 10 सेंटीमीटर से भी कम होती है, जबकि उत्तर पूर्व में स्थित मेघालय में वार्षिक वर्षा 400 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा होती है। उत्तर पश्चिमी हिमालय तथा पश्चिमी मरुस्थल में वार्षिक वर्षा 10 सेंटीमीटर से भी कम होती है, जबकि उत्तर पूर्व में स्थित मेघालय में वार्षिक वर्षा 400 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा होती है। जुलाई या अगस्त में गंगा के डेल्टा तथा उड़ीसा के तटीय भागों में हर तीसरे या पाँचवें दिन प्रचंड तूफान मूसलाधार वर्षा कराते हैं। जुलाई या अगस्त में गंगा के डेल्टा तथा उड़ीसा के तटीय भागों में हर तीसरे या पाँचवें दिन प्रचंड तूफान मूसलाधार वर्षा करते हैं। जुलाई या अगस्त में गंगा के डेल्टा तथा उड़ीसा के तटीय भागों में हर तीसरे या पाँचवें दिन प्रचंड तूफान मूसलाधार वर्षा करते हैं। जबकि इन्हीं महीनों में मात्र 1000 किलोमीटर दूर दक्षिण में स्थित तमिलनाडु का कोरोमंडल तट शांत एवं शुष्क रहता है। जबकि इन्हीं महीनों में मात्र 1000 किलोमीटर दूर दक्षिण में स्थित तमिलनाडु का कोरोमंडल तट शांत एवं शुष्क रहता है। जबकि इन्हीं महीनों में मात्र 1000 किलोमीटर दूर दक्षिण में स्थित तमिलनाडु का कोरोमंडल तट शांत एवं शुष्क रहता है। देश के अधिकांश भागों में वर्षा जून और सितंबर के बीच होती है, किंतु तमिलनाडु के तटीय प्रदेशों में वर्षा शरद ऋतु अथवा जाड़ों के आरंभ में होती है। देश के अधिकांश भागों में वर्षा जून और सितंबर के बीच होती है, किंतु तमिलनाडु के तटीय प्रदेशों में वर्षा शरद ऋतु अथवा जाड़ों के आरंभ में होती है। देश के अधिकांश भागों में वर्षा जून और सितंबर के बीच होती है, किंतु तमिलनाडु के तटीय प्रदेशों में वर्षा शरद ऋतु अथवा जाड़ों के आरंभ में होती है। इन सभी भिन्नताओं और विविधताओं के बावजूद भारत की जलवायु अपनी लय और विशिष्टता में मानसूनी है। इन सभी भिन्नताओं और विविधताओं के बावजूद भारत की जलवायु अपनी लय और विशिष्टता में मानसूनी है। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक भारत की जलवायु को नियंत्रित करने वाले अनेक कारक हैं, जिन्हें मोटे तौर पर 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला, स्थिति तथा उच्चावच संबंधी कारक, खा वायुदाब एवं पवन संबंधी कारक। भारत की जलवायु को नियंत्रित करने वाले अनेक कारक हैं, जिन्हें मोटे तौर पर 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। का स्थिति तथा उच्चावच संबंधी कारक, खा वायुदाब एवं पवन संबंधी कारक। भारत की जलवायु को नियंत्रित करने वाले अनेक कारक हैं, जिन्हें मोटे तौर पर 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। का स्थिति तथा उच्चावच संबंधी कारक, खा वायुदाब एवं पवन संबंधी कारक। भारत की जलवायु को नियंत्रित करने वाले अनेक कारक हैं, जिन्हें मोटे तौर पर 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। का स्थिति तथा उच्चावच संबंधी कारक, खा वायुदाब तथा एवं पवन संबंधी कारक। स्थिति तथा उच्चावच संबंधी कारक, वायुदाब एवं पवन संबंधी कारक। स्थिति तथा उच्चावच संबंधी कारक स्थिति तथा उच्चावच संबंधी कारक स्थिति तथा उच्चावच संबंधी कारक स्थिति तथा उच्चावच संबंधी कारक। अक्षांश। आप भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार पहले से ही जानते हैं। आप भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार पहले से ही जानते हैं। आप भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार पहले से ही जानते हैं। आप यह भी जानते हैं कि कर्क रेखा पूर्व पश्चिम दिशा में देश के मध्य भाग से गुजरती है। आप यह भी जानते हैं कि कर्क रेखा पूर्व पश्चिम दिशा में देश के मध्य भाग से गुजरती है। आप यह भी जानते हैं कि कर्क रेखा पूर्व पश्चिम दिशा में देश के मध्य भाग से गुजरती है। इस प्रकार भारत का उत्तरी भाग शीतोष्ण कटिबंध में और कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित भाग उष्ण कटिबंध में पड़ता है। इस प्रकार भारत का उत्तरी भाग शीतोष्ण कटिबंध में और कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित भाग उष्ण कटिबंध में पड़ता है।
इस प्रकार भारत का उत्तरी भाग शीतोष्ण कटिबंध में और कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित भाग उष्ण कटिबंध में पड़ता है। उष्ण कटिबंध भूमध्य रेखा के अधिक निकट होने के कारण सारा साल ऊंचे तापमान तथा कम दैनिक व वार्षिक तापांतर का अनुभव करता है। उष्ण कटिबंध भूमध्य रेखा के अधिक निकट होने के कारण सारा साल ऊंचे तापमान तथा कम दैनिक और वार्षिक तापांतर का अनुभव करता है। उष्ण कटिबंध भूमध्य रेखा के अधिक निकट होने के कारण सारा साल ऊंचे तापमान तथा कम दैनिक और वार्षिक तापांतर का अनुभव करता है। कर्क रेखा से उत्तर में स्थित भाग में भूमध्य रेखा से दूर होने के कारण उच्च दैनिक तथा वार्षिक तापांतर के साथ विषम जलवायु पाई जाती है। कर्क रेखा से उत्तर में स्थित भाग में भूमध्य रेखा से दूर होने के कारण उच्च दैनिक तथा वार्षिक तापांतर के साथ विषम जलवायु पाई जाती है। हिमालय पर्वत हिमालय पर्वत हिमालय पर्वत हिमालय पर्वत हिमालय पर्वत भारत में ऊंचा हिमालय अपने सभी विस्तारों के साथ एक प्रभावी जलवायु विभाजक की भूमिका निभाता है। उत्तर में ऊंचा हिमालय अपने सभी विस्तारों के साथ एक प्रभावी जलवायु विभाजक की भूमिका निभाता है। उत्तर में ऊंचा हिमालय अपने सभी विस्तारों के साथ एक प्रभावी जलवायु विभाजक की भूमिका निभाता है। यह ऊंची पर्वत श्रृंखला उपमहाद्वीप के उत्तरी पवनों से अभेद सुरक्षा प्रदान करती है। यह ऊंची पर्वत श्रृंखला उपमहाद्वीप को उत्तरी पवनों से अभेद सुरक्षा प्रदान करती है। जमा देने वाली ये ठंडी पवनें उत्तरी ध्रुव रेखा के निकट पैदा होती है और मध्य तथा पूर्वी एशिया के आर पार बहती है। जमा देने वाली ये ठंडी पवनें उत्तरी ध्रुव रेखा के निकट पैदा होती है और मध्य तथा पूर्वी एशिया में आर पार बहती है। इसी प्रकार हिमालय पर्वत मानसून पवनों को रोककर उपमहाद्वीप में वर्षा का कारण बनता है। इसी प्रकार हिमालय पर्वत मानसून पवनों को रोककर उपमहाद्वीप में वर्षा का कारण बनता है। जल और स्थल का वितरण 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 भारत के दक्षिण में 3 ओर से हिंद महासागर व उत्तर की ओर ऊंची व अविच्छिन्न पर्वत श्रेणी है। भारत के दक्षिण में 3 ओर से हिंद महासागर व उत्तर की ओर ऊंची व अविच्छिन्न पर्वत श्रेणी है। स्थल की अपेक्षा जल देर से गर्म होता है और देर से ठंडा होता है। स्थल की अपेक्षा जल देर से गर्म होता है और देर से ठंडा होता है। जल और स्थल के इस विभेदी तापन के कारण भारतीय उपमहाद्वीप में विभिन्न ऋतुओं में विभिन्न वायुदाब प्रदेश विकसित हो जाते हैं। जल और स्थल के इस विभेदी तापन के कारण भारतीय उपमहाद्वीप में विभिन्न ऋतुओं में विभिन्न वायुदाब प्रदेश विकसित हो जाते हैं। वायुदाब में भिन्नता मानसूनी पवनों के उत्क्रमण का कारण बनती है। वायुदाब में भिन्नता मानसून पवनों के उत्क्रमण का कारण बनती है। समुद्र तट से दूरी समुद्र तट से दूरी समुद्र तट से दूरी स्थिति तथा भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक समुद्र तट से दूरी समुद्र तट से दूरी लंबी तटीय रेखा के कारण भारत के विस्तृत तटीय प्रदेशों में समकारी जलवायु पाई जाती है। लंबी तटीय रेखा के कारण भारत के विस्तृत तटीय प्रदेशों में समकारी जलवायु पाई जाती है। भारत के अंदरूनी भाग समुद्र के समकारी प्रभाव से वंचित रह जाते हैं। भारत के अंदरूनी भाग समुद्र के समकारी प्रभाव से वंचित रह जाते हैं। ऐसे क्षेत्रों में विषम जलवायु पाई जाती है। ऐसे क्षेत्रों में विषम जलवायु पाई जाती है। यही कारण है कि मुंबई तथा कोंकण तट के निवासी तापमान की विषमता और ऋतु परिवर्तन का अनुभव नहीं कर पाते। यही कारण है कि मुंबई तथा कोंकण तट के निवासी तापमान की विषमता और ऋतु परिवर्तन का अनुभव नहीं कर पाते। दूसरी ओर समुद्र तट से दूर देश के आंतरिक भागों में स्थित दिल्ली, कानपुर और अमृतसर में मौसमी परिवर्तन पूरे जीवन को प्रभावित करते हैं। दूसरी ओर समुद्र तट से दूर देश के आंतरिक भागों में स्थित दिल्ली, कानपुर और अमृतसर में मौसमी परिवर्तन पूरे जीवन को प्रभावित करते हैं। समुद्र तल से ऊंचाई भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक समुद्र तल से ऊंचाई समुद्र तल से ऊंचाई समुद्र तल से ऊंचाई ऊंचाई के साथ तापमान घटता है। ऊंचाई के साथ तापमान घटता है। विरल वायु के कारण पर्वतीय प्रदेशों में प्रदेश मैदानों की तुलना में अधिक ठंडे होते हैं। विरल वायु के कारण पर्वतीय प्रदेश मैदानों की तुलना में अधिक ठंडे होते हैं। उदाहरणतः आगरा और दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर स्थित है, किंतु जनवरी में आगरा का तापमान 16 डिग्री सेल्सियस जबकि दार्जिलिंग में यह 4 डिग्री सेल्सियस होता है। उदाहरणतः आगरा और दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर स्थित है, किंतु जनवरी में आगरा का तापमान 16 डिग्री सेल्सियस जबकि दार्जिलिंग में यह 4 डिग्री सेल्सियस होता है। उच्चावच 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 भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक में उच्चावच भारत का भौतिक स्वरूप अथवा उच्चावच तापमान, वायुदाब, पवनों की गति एवं दिशा तथा ढाल की मात्रा और वितरण को प्रभावित करता है। भारत का भौतिक स्वरूप अथवा उच्चावच तापमान, वायुदाब, पवनों की गति एवं दिशा तथा ढाल की मात्रा और वितरण को प्रभावित करता है। भारत का भौतिक स्वरूप अथवा उच्चावच तापमान, वायुदाब, पवनों की गति एवं दिशा तथा ढाल की मात्रा और वितरण को प्रभावित करता है। उदाहरणतः जून और जुलाई के बीच पश्चिमी घाट तथा असम के भिमुख ढाल अधिक वर्षा प्राप्त करते हैं, जबकि इसी दौरान पश्चिमी घाट के साथ लगे दक्षिणी पठार पवन विमुखी स्थिति के कारण कम वर्षा प्राप्त करता है। उदाहरणतः जून और जुलाई के बीच पश्चिमी घाट तथा असम के पवनाभिमुखी ढाल अधिक वर्षा प्राप्त करते हैं, जबकि इसी दौरान पश्चिमी घाट के साथ लगा दक्षिणी पठार पवनाभिमुखी स्थिति के कारण कम वर्षा प्राप्त करता है। वायुदाब एवं पवनों से जुड़े कारक 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 भारत के स्थानीय जलवायु में पाई जाने वाली विविधता को समझने के लिए निम्नलिखित 3 कारकों की क्रियाविधि को जानना आवश्यक है। भारत के स्थानीय जलवायु में पाई जाने वाली विविधता को समझने के लिए निम्नलिखित 3 कारकों की क्रियाविधि को जानना आवश्यक है। भारत के स्थानीय जलवायु में पाई जाने वाली विविधता को समझने के लिए निम्नलिखित 3 कारकों की क्रियाविधि को जानना आवश्यक है। पहला, वायुदाब एवं पवनों का धरातल पर वितरण वायुदाब एवं पवनों का धरातल पर वितरण वायुदाब एवं पवनों का धरातल पर वितरण भूमंडलीय मौसम को नियंत्रित करने वाले कारकों एवं विभिन्न वायु संहिता एवं जेट प्रवाह के अंतर्वाह द्वारा उत्पन्न ऊपरी वायु संचरण और
दूसरा, भूमंडलीय मौसम को नियंत्रित करने वाले कारकों एवं विभिन्न वायु संहिताओं एवं जेट प्रवाह के अंतर्वाह द्वारा उत्पन्न ऊपरी वायु संचरण। भूमंडलीय मौसम को नियंत्रित करने वाले कारकों एवं विभिन्न वायु संहिताओं एवं जेट प्रवाह के अंतर्वाह द्वारा उत्पन्न ऊपरी वायु संचरण। तीसरा, शीतकाल में पश्चिमी विक्षोभ तथा दक्षिण पश्चिम मानसून काल में उष्णकटिबंधीय अवदाबों के भारत में अंतर्वहन के कारण उत्पन्न वर्षा के अनुकूल दशाएं। तीसरा, शीतकाल में पश्चिमी विक्षोभ तथा दक्षिणी पश्चिमी मानसून काल में उष्णकटिबंधीय अवदाबों के भारत में अंतर्वहन के कारण उत्पन्न वर्षा के अनुकूल दशाएं। तीसरा, शीतकाल में पश्चिमी विक्षोभ तथा दक्षिणी पश्चिमी मानसून काल में उष्णकटिबंधीय अवदाबों के भारत में अंतर्वहन के कारण उत्पन्न वर्षा के अनुकूल दशाएं। उपयुक्त तीन कारकों की क्रियाविधि को शीत व ग्रीष्म ऋतु के संदर्भ में अलग अलग भली भांति समझा जा सकता है। उपयुक्त तीन कारकों की क्रियाविधि को शीत व ग्रीष्म ऋतु के संदर्भ में अलग अलग भली भांति समझा जा सकता है। उपयुक्त तीन कारकों की क्रियाविधि को शीत व ग्रीष्म ऋतु के संदर्भ में अलग अलग भली भांति समझा जा सकता है।